हेलो फ्रेंड्स, अगेन आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जो कि एक एजुकेशन चैनल है जिस पे मैं आपको बहुत सारी जानकारियाँ लगातार शेयर करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और ये सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करने का मैं प्रयास करूँगा। और अब आप जानिए फ्लैशबैक को। लास्ट लेसन में हमने जाना था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में, जिसमें मुझे कई लोगों ने ये भी बोला कि सर ये रेजोल्यूशन क्या है भाई साहब, ये क्या होता है क्या नहीं है। मैं उनके लिए दोबारा बता दूं। वैसे तो आप उस क्लास को देखने के बाद शायद समझ जाएं, और पीछे वाली क्लास भी आप देख लीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक ऐसी चीज थी जो जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर पेश की थी। और उसके अंदर सारी बातें थी कि हमारा इंडिया बेसिकली कैसा होगा, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कैसा होगा, ये सारी बातें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में शामिल थी। और उसका ही आगे मॉडिफाइड वर्जन आज का प्रीएम्बल बनाता है। ये सारी बातें थी हमारी पिछली क्लास के अंदर, उसमें हमने बहुत सारी बातें जानी। इस क्लास का मेजर टॉपिक रहने वाला है उसके जस्ट अगली स्टेप, कि हमें उन सब चीज़ों के कारण एक अपना इंडिपेंडेंस एक्ट बनता है 1947 में, उसके अंदर क्या बदलाव देखने को मिले, वो सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। इसलिए मैंने आज हेडिंग भी रखी है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इस इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा इंडिया के फंडा में या उसके बेसिक आइडिया में, फॉर्मेट में क्या बदलाव आया, वो सारी चीजें इसके अंदर आएगी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इसको आज समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले ये 1947 में बन गया था, और इसको अप्रैल ऑफ 28 1947 को लागू किया गया। ये एक्ट था। इसके अंदर बहुत सारी बातें शामिल थी, जो सारी बातें मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। सबसे पहले इसका फ्लैशबैक तैयार करने के लिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर टोटल शुरुआती टाइम में, बहुत शुरुआती टाइम में इंडिया के अंदर केवल कितने स्टेट शामिल थे? ओनली 6 स्टेट्स। केवल 6 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, या फिर ये यूं कहूं कि केवल 6 स्टेट्स की प्रतिनिधि थे, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल थे। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के द्वारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या बदलाव आए, ये सारी बातें इस चैप्टर में आएंगी। आपने जान लिया कब ये हुआ, आपने ये भी जान लिया कि इसके अंदर टोटल शुरुआती टाइम में केवल 6 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में या संविधान सभा में, ये सारी बातें हैं। उसके बाद आप ये जानेंगे कि माउंटबेटन प्लान क्या था। जैसा कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, माउंटबेटन प्लान ये एक ऐसा प्लान था जिसके द्वारा इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा होता है। जिस प्लान के द्वारा जब भी कोई एमसीक्यूज में क्वेश्चन आए, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए कि इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा किस बेस पर हुआ, कौन से प्लान के द्वारा हुआ, तब हमारा आंसर क्या होगा? माउंटबेटन प्लान। ये वो प्लान था जिसके द्वारा इंडिया का बंटवारा होता है, और इसका क्या प्रभाव रहता है वो भी हम जानेंगे। उससे पहले आप जान लें कि ये होता कब है। जून 3 1947 को ये होता है। अब इसका फायदा इंडिया के लिए क्या रहा? जो अधिकतर लीडर्स थे ना, वो सारे के सारे लीडर्स अब असेंबली के अंदर सीट लेनी शुरू कर दी। जो भी लीडर्स थे, पहले तो केवल 6 स्टेट के थे, अब अलग अलग स्टेट के, चाहे प्रिंसली स्टेट हो, चाहे ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हो, वो सारे अब धीरे धीरे संविधान सभा के अंदर अपनी सीटें जमाना शुरू कर देते, अपना रुचियां दिखाना शुरू कर देते हैं। ये सारी बातें थी। सारी बातें होने के बाद हमने जाना कि किस प्रकार से मुस्लिम लीग जो थे उसके मेंबर उसमें शामिल होने लग गए। दूसरे शब्दों में बोलूं तो मुस्लिम लीग जो था उसके भी बहुत सारे मेंबर्स थे। हालांकि उसके अधिकतर मेंबर तो पाकिस्तान के बंटवारे के साथ पाकिस्तान में चले गए थे, लेकिन इंडिया में भी तो उसके बावजूद बहुत सारे मेंबर रह गए थे मुस्लिम लीग के। अब वो मेंबर्स जो मुस्लिम लीग के थे, वो भी अब किसको सपोर्ट करने लग गए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। वो उसके अंदर शामिल होना शुरू हो गए, जो इंडियन डोमिनियन में या इंडिया में रहते थे, वो सारे लोग भी यहाँ पे जाने शुरू हो गए। इसके बाद ये जो सारा सिनेरियो है, इसके 3 प्रभाव देखने को मिले, जो यदि आप कहें तो मैं इसको इरेज करके समझा सकता हूँ, वरना मैं वैसे भी समझा दूंगा, आपको केवल सुनते रहना है। यहाँ पे छोटे शब्दों में मैंने लिखा है, सबसे बड़ा बदलाव, पहला चेंज क्या देखने को मिला?
कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, जो संविधान सभा होगी, वो अपने आप में संपूर्ण रूप से सॉवरेन संप्रभु होगी। वो जैसे चाहेगी वैसे कानून बनाएगी, जैसे भारत का पार्लियामेंट चाहेगा उस हिसाब से कानून बनाए जाएंगे। और पीछे के बनाए गए सारे कानून जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने बनाए थे इंडिया को लेकर, वो सारे कानून अब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बदल सकती है यदि उसकी इच्छा हो तो, और वो हर कानून को नया रूप दे सकती है यदि इंडियन पार्लियामेंट चाहे तो। ये बात थी। उसके बाद अगली बात, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसके दो काम थे। मेजर कितने फंक्शन थे? दो फंक्शन थे। पहला फंक्शन क्या था कि वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी या फिर संसद या यूं कहूं पार्लियामेंट के रूप में काम करेगी। वो सारे कानून बनाएगी, जो भी वहां का उस टाइम में इंडिया में कानून बनना हो, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना हो, वहां का प्रशासन संभालना हो, सारी चीजें, सारे ऑर्डिनरी लॉज जो उस टाइम में बनने चाहिए थे या सामान्यतः जो सरकार बनाती है, वो सारे काम भी या उस टाइम में संसद का काम भी किसने किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। उसके बाद आगे की बातें करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब ये सारे काम किए, उसके साथ उसका दूसरा सबसे बड़ा काम क्या था? वो स्वतंत्र भारत के लिए एक स्वतंत्र संविधान लिख के छोड़ेगी, एक स्वतंत्र संविधान बनाएगी जो स्वतंत्र भारत के अंदर लागू होगा। ये संविधान संपूर्ण भारत पे समान रूप से लागू होगा। एक ऐसा संविधान बनाएगी जो इस फ्री इंडिया को एक शेप देगा। ये सारी बातें थी। ये दो थे फंक्शन, पहला एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी, दूसरा था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया। ये बातें थी, ये दो बात होगी। बात आती है तीसरी बात होती है मुस्लिम लीग को लेकर। और मैं यूं ना कह के यूं कहूं तो भी ठीक है कि मुस्लिम लीग के अलावा भी बहुत सारी चीजें थी उसमें। मैं ऊपर थोड़ी सी जगह को इरेज करना चाहूंगा। यदि आप सारी बातें समझ गए हो तो मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को अप्रैल 28 1947 को लागू होता है। शुरुआती टाइम में केवल 6 स्टेट के लोग इसके अंदर शामिल थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। फिर बाद में जब माउंटबेटन प्लान आता है, भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता है, तब आगे बहुत सारे लीडर हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं। इसके साथ ही मुस्लिम लीग के भी बहुत सारे मेंबर हो इसमें शामिल होना शुरू हो जाती हैं। ये सारी बातें थी। अगला पॉइंट हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब एक सोवरेन बॉडी होगी। वो जैसे चाहे वैसे कानून बनाएगी, वो स्वतंत्र भारत के लिए कानून बनाएगी। जो भी कानून ब्रिटिश इंडिया में बनाए गए थे उन सबको वो बदल सकती है। अगला पॉइंट हमने जाना था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो टाइप से काम करेगी। पहला तो इंडियन पार्लियामेंट के रूप में काम करेगी उस टाइम में, और दूसरा काम करेगी भारत के संविधान को बनाने का। ये दो काम वो करेगी। अब बात करता हूं मैं तीसरे पॉइंट की कि तीसरा पॉइंट क्या था। एक बार मैं इरेज कर देता हूं इसको। तीसरा पॉइंट में इतने जगह में समझा दूंगा, मेरे ख्याल से बस इतनी जगह मेरे लिए काफी है। तीसरा पॉइंट है कि जो शुरुआती टाइम में आपने पढ़ा होगा कि जो टोटल मेंबर थे वो कितने थे। जैसा कि मैं आपको बताऊं 389 थे। क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे मेंबर थे। उसके बाद इनका भी अलग अलग सिनेरियो था। 93 था एक साइड में और दूसरी साइड में 296 थे। ये तो था प्रिंसली स्टेट का, आपको याद हो तो ये तो था प्रिंसली स्टेट्स का, और ये वाला जो था ये था ब्रिटिश इंडिया का। आशा याद होगा, पहली क्लास जिन्होंने नहीं देखे वो शायद नहीं बता पाएंगे। ये तो था 296 ब्रिटिश इंडिया के लिए सीटें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये 93 सीटें थी प्रिंसली स्टेट के लिए। ये दोनों बातें थी। अब जब भारत या पाकिस्तान का अलग बंटवारा हो गया तो कुछ सीटें वहां पर भी तो इंडिया की गई थी, और उस चक्कर में इंडिया के पास प्रिंसली स्टेट में केवल 70 सीटें रह गई, और इस साइड में केवल कितनी सीटें रह गई? 229। तो इस हिसाब से देखें तो जब माउंटबेटन प्लान के बाद जो संविधान सभा बनी उसमें टोटल सीटें केवल कितनी थी? यहां पर आप देखिए केवल कितनी थी? 299 सीटें थी जिस टाइम में राष्ट्र में संविधान सभा
बनी थी, या ये कहें कि माउंटबेटन प्लान के बाद जब एक संविधान सभा बनी उसमें केवल इतनी स्ट्रेंथ बच पाई। ये इसका तीसरा पॉइंट है। आशा है समझ में आया। शुरुआती टाइम में जब संविधान सभा बनने की बात हो रही थी कैबिनेट मिशन में, उस कैबिनेट मिशन के टाइम में उसने बताया कि इंडिया के अंदर जो संविधान बनेगा उसमें संविधान सभा की टोटल सीटें होंगी, रिप्लाई प्लीज, अपने मन में 389। और ये 389 सीटें भी दो पार्ट्स में बंटेगी। एक तो होगा 296 सीट का जो ब्रिटिश इंडिया का होगा, दूसरा पार्ट होगा 93 सीट्स का जो उस टाइम के प्रिंसली स्टेट्स को दी जाएगी। ये दोनों बातें थी। उसके बाद अब क्योंकि माउंटबेटन प्लान से इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, इस कारण ये वाली सीटें भी कम हो गई, ये वाली सीटें भी कम हो गई। सीटें कितनी कितनी कम हो गई, इसमें तो 96 से 29 हो गई, यहाँ पे 93 से 70 हो गई। अब पहले तो टोटल स्ट्रेंथ इनको मिलाकर 389 थी, अब ये स्ट्रेंथ केवल कितनी बच गई, 299। बस ये 3 पॉइंट थे जो उसमें थे। और इतना इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर हमारी संविधान सभा में बदलाव आता है, इसके अलावा कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला। और इतनी बात मैं आज की क्लास में करना चाहूंगा। बाकी बातें आप मुझे लगातार सपोर्ट करते हुए समझ पाएंगे, और लगातार यदि आप मेरी क्लासेस देखेंगे तो आशा है आप संविधान सभा को से लेकर पूरे संविधान बनाने तक की सारी प्रोसेस को इस प्रकार से समझ पाएंगे जैसा आपने आज तक नहीं देखा होगा। और मेरे नजरिए में आपको यहाँ पे इतना नॉलेज मिल जाएगा जिससे आपका दिमाग इतना समझ जाए कि हाँ कैसा कैसा सिनेरियो था। बाकी यदि आप इससे भी ज्यादा डीपली इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, हम आपको और ज्यादा डीपली इसके अंदर लेके जा सकते हैं। बाकी फिलहाल के लिए ये मेरा लेवल ठीक लग रहा है मेरे को। बाकी आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज की क्लास इतनी, धन्यवाद। बाकी क्लास अगले दिन होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लगातार सपोर्ट बनाए रखिएगा।